ये चैप्टर मुख्यतः 4 चीजों पर टिका हुआ है, पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। जी हाँ, आपको पता ही चल गया कि हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 5 लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, तो स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 यानी कि बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। देखिए, जैव प्रक्रम कहते किसको है? जैव का मतलब होता है जीव, प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि जीवों को जीने के लिए जो सबसे जरूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे में हो जाएगा पोषण, ठीक है, यानी कि पोषण यानी कि खाना खाएगा, ठीक है। उसके बाद श्वसन, सांस लेगा। उसके बाद आता है परिवहन, ठीक है, जो यानी कि ब्लड, यानी कि हम लोग को जो शरीर में जो दौड़ रहा है यानी कि ब्लड, यानी कि परिवहन का ही काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। उसके बाद आता है उत्सर्जन, ठीक है, यानी कि हम लोग जब पोषण करेंगे, ठीक है, तो शरीर में वेस्ट पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ भी बनता है, ठीक है, जो शरीर क्या करता है उसको बाहर कर देता है। इन चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग इस वे में पढ़ेंगे, जैसे आप लोग कभी न कभी तो बाइक का सर्विसिंग कराएगा, देखते हैं ना, बाइक का सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सारा उसी टाइप का पढ़ेंगे, ताकि नहीं लगा कि हम ये बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल्कि लगेगा कि हम सर्विसिंग का दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग, तो स्वागत है आपका सितारा एकेडमी गुरु चैनल पे। तो आज का सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 यानी कि बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, किसी सजीव को जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। उसके बाद आता है, देखिए, पोषण। पोषण कहते किसको है? भोजन से आवश्यक पोषक तत्व लेकर शरीर की विकास, ऊर्जा तथा मरम्मत, ठीक है, यानी कि ऑर्गन्स की मरम्मत को हम लोग क्या बोलते हैं? करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। उसके बाद आता है, ठीक है, पोषण के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटा गया। पोषण के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोफी, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्या चीज कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोफी। जैसे में हो जाएगा पौधे और कुछ बैक्टीरिया, वही चीज लिखा हुआ है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे पादप यानी कि पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया। अगला आता है परपोषी। दूसरा में क्या आता है? परपोषी। इसको बोलते हैं हेट्रोट्रोफी, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन, ठीक है, स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, बल्कि किसी दूसरे जीव पर आश्रित यानी कि निर्भर रहते हैं, क्या जी कहलाते हैं? परपोषी पोषण कहलाते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफी कहलाते हैं। वही लिखा हुआ है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है हेट्रोट्रोफी यानी कि परपोषी प्राणी है। ठीक है, यानी कि अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाता है, किसी दूसरे चीज पे आश्रित रहता है। आप बोलेंगे कि हम तो खाना खुद बनाए खाते हैं, ठीक है, हम तो खुद सब्जी उगा लेते हैं। अरे भैया, आप सब्जी उगा लेते हैं तो क्या, यानी कि आप सब्जी पे तो आश्रित है ना, तो यानी कि सब्जी उगाएं तब ना खाएं। ठीक है, तो यानी कि अगर जो मान लेते हैं सब्जी नहीं खाते हैं तो किसी जानवर को, यानी कि अगर जो चिकन, मांस, मछली, अंडे खाते हैं, ठीक है, तो आप उस पर आश्रित हैं, तो क्या है? एक तरीका क्या, आप परपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मानव कैसा होगा? परपोषी पोषण। ठीक है, परपोषी पोषण। ठीक है, उसके बाद आता है पशु पक्षी इत्यादि, ये सब क्या चीज है? परपोषी पोषण। देखिए, अब जो है पोषण के आधार पर जो है परपोषी को जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है परजीवी, उसके बाद आता है मृतजीवी, उसके बाद आता है प्राणी संपोषी। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परजीवी। परजीवी क्या होता है? यानी कि परजीवी को हम लोग बोलते हैं कामचोर भी बोलते हैं। परजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? कामचोर। उसके बाद क्या बोलते हैं? मुक्तखोर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको मुक्त के खाने की आदत है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कामचोर भी बोलते हैं, यानी काम भी नहीं करेगा और खाना भी इसको चाहिए, तो यानी खाना भी खाएगा, मुक्त का खाना भी चाहिए, यानी मुक्तखोर भी इसको बोल देते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरासाइट। ठीक है, यानी कि वैसे जीव जो भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव को होस्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक यानी कि परजीवी बोलते हैं। जैसे में हो जाएगा किलनी, जैसे में क्या आ जाएगा? किलनी। जैसे आपके, जैसे सभी के क्या होता है, किसी किसी के जो है सर में जो होते हैं
किलनी हो जाते हैं, जिसको छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट कलर का जो नाखून पर अति कुछ महिलाएं जो है निकाल कर देहात वात में देखोगे पुट पुट बजाते रहते हैं, उसको बोलते हैं किलनी। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, आपको होस्ट बना लिया वो, ठीक है, और आपके बाल में चिपक गया और जो आप खा रहे हैं, ठीक है, उसी से अपना क्या कर रहा है, वो पोषण मेंटेन कर रहा है, यानी कि पोषण ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जू। जू जो होता है यानी कि हम लोग जिसको हम लोग ढील व्हील कहते हैं देहात वात में, आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या एक तरीके का आपको होस्ट बना लिया, यानी कि जो आप खाना खाएंगे उसी से अपना जो है न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, उसके उसके बाद आता है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल देखिए, अमरबेल जो है एक तरीका का पौधा है। ठीक है, जो देखिए ज्यादा जो होता है कांटेदार पौधों पर पाया जाता है, जैसे बैर वैर का पेड़ हो गया। ठीक है, उस पर अगर जो थोड़ा सा भी अगर उसको डाल दीजिए ना, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेता है, उसका जड़ कभी नहीं होता नीचे में। ठीक है, उसका जड़ जो होता है कभी नहीं दिखेगा नीचे, यानी ऊपर ऊपर पूरा जो है पेड़ को ढक लेता है, और धीरे धीरे क्या करता है, अगर ज्यादा दिन रह गया तो पेड़ को क्या करता है, पूरा वो सुखा देता है, यानी कि जो पेड़ का जो न्यूट्रिशन है सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है वही ले लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखिए अमरबेल को जो हम लोग जनरली जो है देहात में हम लोग अलग जड़ी के नाम से जानते हैं, इसका कुछ जो है मेडिसिनल यूज भी है। ठीक है, जो देहात वात में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, यानी कि ये भी क्या करता है, यानी कि होस्ट बना लेता है, किसी भी पौधा क्या करता है, होस्ट बना लेता है, उसी से जो पौधा का जो पोषण है उसी से उसका पोषण यूज कर लेता है। उसके बाद आता है लीच, यानी कि जोंक। देखे होंगे अक्सर बरसात के दिनों में भैंस के साथ में, भैंस गई पोखर उखर में, उसके साथ क्या चिपक के निकल गया, जोंक। ठीक, वो भी क्या है एक तरीके का पारासाइटिक है, यानी कि परजीवी है, यानी कि जो भैंस का जो न्यूट्रिशन होगा वही वो भी यूज करेगा, यानी कि वो भी जो पोषक तत्व है जो भैंस खाएगा वही पोषक तत्व तो उसको मिलेगा, तो एक तरीके का हो गया वो पारासाइटिक हो गया। उसके बाद आता है फीता कृमि। देखिए फीता कृमि जो होता है जनरली जो होता है बच्चों के पेट में पाया जाता है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो थोड़ा गंदगी जो थोड़ा कंटामिनेटेड फूड वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, तो पेट में गंदगी की वजह से जो होता है वो पैदा हो जाता है, बहुत लंबा टाइप का होता है ये फीता कृमि जो होता है, बहुत लंबा होता है। जिस बच्चे के अगर जो पेट में फीता कृमि हो गया तो उसका सेहत पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है, बच्चा क्या होता है वो पतला होते जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया फीता कृमि। अगला है एक पौधा का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कैसकटा। ठीक है, कैसकटा एक पौधा है, लेकिन ये भी क्या एक तरीका का परजीवी है, लेकिन इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी कि एक और जिस पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं, यानी कि जिस पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है कीट पतंगों को खाता है। ठीक है, जो भी इसके समीप बैठेगा उसको यूज कर लेता है, यानी भोजन के रूप में। ठीक है, तो कैसकटा एक तरीका क्या हो गया, भी परजीवी हो गया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मृतजीवी, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में देखिए मृतजीव यानी कि सेप्रोफाइटिक, यानी कि वैसे जीव जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में हो गया फफूंदी, रोटी को अगर जो 2-4 दिन छोड़ दिया जाए या ब्रेड को छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर जो है एक परत बैठ जाता है, एक व्हाइट कलर का परत बैठ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फफूंदी। वो क्या एक तरीका का मृतजीवी है। उसके बाद आता है मशरूम। देखते हैं मशरूम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं खोखड़ी बोलते हैं, देहात भाषा में पता ना बहुत तरह के खोखड़ी होता है, एक गोल होता है एक छतरी टाइप से होता है। ठीक है, तो मशरूम जो होता है मशरूम वहीं पे उगेगा जहाँ पे कोई पेड़ पौधा सड़ गया होगा। ठीक है, या कोई जानवर मरा होगा, उसके बाद ही वहां पे उगता है। एक तरीका क्या है, मृत जीवी है। उसके बाद आता है ईस्ट। ईस्ट देखिए, ईस्ट का जो होता है, ईस्ट जो है एक तरीका का मतलब अथी टाइप से होता है, तरल टाइप से होता है, जो अचार वगैरह बनाने में होता है, अचार वचार बनाने में होता है, अल्कोहल बनाने में होता है, इसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद कवक इत्यादि इसके उदाहरण है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी वैसे जीव होते हैं जो अपने भोजन को पेट के अंदर लेते हैं, उसके बाद उसका पाचन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषी, यानी कि होलोजोई। जैसे में हो गए मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि, कुत्ता बिल्ली भालू, ये सब जो क्या है, सब एक तरीका का होलोजोइक यानी कि प्राणी संपोषी है। देखिए वैसे जीव जो अपने भोजन को अपने पेट के अंदर लेने पर, ठीक है, पाचन क्रिया करते हैं। जैसे हो गया मनुष्य, हो गया मनुष्य, कुत्ता बिल्ली, अमीबा, पैरामीशियन इत्यादि। देखिए अमीबा, अमीबा और पैरामीशियन एक कोशिकीय जीव, ये सिंगल सेल, ये जो है सिंगल सेल का बना होता है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसके बावजूद भी जो है इसमें जो है ये भोजन को अपने अंदर लेता है और उसके बाद क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि पचाता है। ठीक है, हालांकि इसमें जो है या हम लोग क्या है बहुकोशिकीय, हम लोग में क्या है
डाइजेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें क्या है, ये सिंगल सेल है, इसमें क्या है, सिंगल सेल है, तो इसमें जो होता है उतना डाइजेशन सिस्टम जो है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल वे में होता है, ठीक है। एक बात और इसमें पूछता है कि अमीबा अपना भोजन किससे करता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है उत्पाद की सहायता से करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव अपना भोजन उत्पाद की सहायता से करता है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा का कोई निश्चित आकार यानी कि शेप नहीं होता है, इसका आकार जो होता है अनियमित होता है और ये यूनिसेलुलर होता है यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है। अगला हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्टार्च, ठीक है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 के रूप में बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लेने में हम लोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया का देखिए रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसके बाद क्या नहीं मिल गया, जल यानी कि H2O, यानी कि पेड़ जो है जमीन से क्या ले लेगा, जल एवं खनिज लवण ले लेगा। उसके बाद क्या रहता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल गया, देखिए यहाँ सूर्य का प्रकाश मिल गया। उसके बाद क्या, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि जिस पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल रहेगा, ठीक है, वही प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो क्या रहेगा, सूर्य का प्रकाश मिल गया और उसके पत्तियों में क्या मिल गया, क्लोरोफिल, ठीक है। वहां पे क्या बनेगा, C6H12O6 यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक तरीका का जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और उसके बाद क्या बनेगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज। उसके बाद क्या बनेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है यानी कि छोड़ती है, जो हम लोग क्या करते हैं सांस के रूप में लेते हैं। और उसके बाद क्या है, जल यानी कि H2O यानी कि जल भी कुछ न कुछ मात्रा में छोड़ता है पौधे, पेड़ पौधे, जो कि भाप के फॉर्म में निकलते हैं। पत्तियों में देखिए, पत्तियों में क्या आता है, एस्टोमेटा यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे हम लोग स्किन के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, यानी कि बाल है ना, तो बाल की सतह में क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं जिससे पसीना निकलता है। उस टाइप से पेड़ पौधे की पत्तियों के ऊपर सतह में क्या रहता है, एस्टो, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। उससे क्या होता है, भाप निकलता है, यानी कि भाप के फॉर्म में छोटे छोटे पानी का पार्टिकल्स निकलता है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जो हम लोग सांस में लेते हैं और कुछ जल की मात्रा भी छोड़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल एवं खनिज लवण, तीसरा आ जाएगा सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, और चौथा आ जाएगा क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, ठीक है। यानी कि ये सब चीजें क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है यानी कि आवश्यक है। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया को चरणों में व्यक्त करना है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को चरणों में व्यक्त करना है। देखिए पर क्लोरोफिल द्वारा, पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। देखिए क्लोरोफिल द्वारा जो है क्या करता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, ठीक है। देखिए अगला देखते हम लोग, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को चरणों में व्यक्त करना है, ठीक है, उसको चरणों में व्यक्त करना है। सबसे पहले जगह क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि पेड़ पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करेगा, प्रकाश यानी कि सनलाइट को अवशोषित करता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्व करेगा, यानी कि खींचेगा, यानी कि अवशोषण करना, यानी कि सनलाइट को क्या करता है, यानी कि अवशोषित करता है। दूसरा हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। देखिए अपघटन जो होता है, ठीक है, अपघटन यानी कि जल एक तरीका क्या है, यौगिक है, ठीक है। जब भी कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं।
जब भी कोई यौगिक, जल भी क्या है, एक तरीका का यौगिक है, तो जब भी कोई यौगिक दो या दो से अधिक, ठीक है, सरल पदार्थों में टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन। वही लिखा गया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। अगला पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। देखिए अपचयन क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण क्रिया को चरणों में व्यक्त कर दिए। अगला है क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल यानी कि देखिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्णक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णक भी बोला जाता है क्लोरोफिल को। ठीक है, यानी क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। देखिए क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। यही बात लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला पॉइंट देखिए रंध्र है। ठीक है, पत्तियों को देखिए, पत्तियों के सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। हम लोग के स्किन के सतह पर क्या छोटे छोटे छिद्र हैं, जिससे हम लोग क्या निकला हुआ है, बाल निकला हुआ है। ठीक है, तो पत्तियों के सतह पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा क्या होता है, जल और ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वही बात लिखा हुआ है स्टोमेटा। पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। अब इनका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। देखिए जब पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो पौधे जो होते हैं यानी कि रंध्र स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे अपना बचा हुआ भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, और मानव जो है अपने बचे हुए भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। एक प्रयोग करके बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का रहना जरूरी है। तो देखिए एक प्रयोग करके बताएं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल पर्णहरित का रहना जरूरी है। तो देखिए इसके लिए सामग्री क्या रहेगा, आवश्यक सामग्री कोलियस का चींटीदार पत्ता। ठीक है, एक कोलियस का चींटीदार पत्ता लेना है। उसके बाद क्या है, एल्कोहल। तीसरा में क्या है, गर्म पानी। और चौथा में क्या है, आयोडीन का घोल। प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग विधि देखिए, प्रयोग विधि क्या करना है हम लोग को, कोलियस के चींटीदार पत्ती को गर्म पानी में उबाला। कोलियस के चींटीदार पत्ती को क्या करना है, गर्म पानी में सबसे पहले उबालना है, जिससे वह क्या होगा, पूर्ण उजला दिखाई देने लगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब पत्ती को सुखाकर अर्थात ठंडा होने पर पुनः एल्कोहल में डालना है। अब उसको कहाँ डालना है, एल्कोहल में डालना है। उसके बाद अब पत्ती को आयोडीन के घोल में डाला। अब जो है पत्ती को एल्कोहल में से निकाल के उसको, ठीक है, कहाँ डालना है, आयोडीन के घोल में डालना है। अब उसके बाद हम लोग को परीक्षण करना है, परीक्षण यानी कि उसमें देखना है क्या क्या उसमें चेंजेस हुए। देखिए परीक्षण में क्या पाएंगे हम लोग, पत्ती का कुछ भाग गाढ़ा नीला दिखाई दिया जो स्टार्च के मौजूदगी को दर्शाता है, तथा कुछ भाग पर कोई असर नहीं हुआ। जब आयोडीन के घोल में डाला गया, ठीक है, तो पत्ती में परीक्षण किया गया, पाया गया कि पत्ती के कुछ भाग पे जो है गाढ़ा नीला दिखाई दिया तथा कुछ भाग पे जो है कोई असर नहीं हुआ, यानी कि कोई कलर उस पर नहीं था। अगला कारण देखिए, कारण क्या हुआ, कारण यानी कि रीजन, पत्ती के जिस भाग में हरा रंग अर्थात क्लोरोफिल था उसमें स्टार्च मौजूद था। जो आयोडीन के घोल के कारण क्या हो गया, गाढ़ा नीला हो गया, अर्थात अन्य भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इस कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जिस भाग में स्टार्च मौजूद था यानी कार्बोहाइड्रेट मौजूद था, तो आयोडीन को घोल में डालने पर क्या होगा, वो गाढ़ा नीला दिखाई देने लगा। अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरित क्लोरोफिल का रहना जरूरी है। निष्कर्ष में ये लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल का रहना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, अमीबा और पैरामीशियन में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा और पैरामीशियन में पोषण देखिए, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। यह एक होलोजोइक प्राणी भी है जो भोजन को, होलोजोइक प्राणी किसको बोलते हैं, जो भोजन को अंदर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं यानी कि पाचन करते हैं। अमीबा जो है जनरली जो है यानी कि वैसे जगह पाया जाता है जहाँ पे नमी हो, यानी कि जहाँ पे क्या हो, पानी का नमी रहता हो या कीचड़ रहता हो यानी कि मड रहता हो, जैसे हो गया नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, इत्यादि जगहों पाया जाता है न। अमीबा जो है जनरली समंदर में नहीं पाया जाता है क्योंकि समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो वहां पे नहीं पाया जाता है। अब ये जो है अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से करता है, यानी कि ये कूटपाद बोले तो ये जो है ये उंगली नुमा अस्थायी संरचना जो है डेवलप करता है। अमीबा का जो होता है कोई अस्थायी जो होता है, इसका संरचना नहीं होता है, इसका बनावट जो होता है अस्थायी, मतलब एक निश्चित शेप इसका नहीं होता है। ये अपने आप को शेप को जो है हमेशा चेंज करते रहता है, यानी कि बदलते रहता है, तो इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ये अपना भोजन जो है कूटपाद की सहायता से यानी कि पदार्थ की सहायता से करता है, जिसको पदार्थ इंग्लिश में जाता है सूडोपोडिया की सहायता से करता है, जो उंगली नुमा जो है अस्थायी परिवर्धन कहलाता है। तो यही पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अमीबा जो है 4 स्टेप में अपना भोजन को कंप्लीट करता है। सबसे पहले होता है ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद क्या होता है अभिसरण यानी कि ऊर्जा परिवर्तन करना, फिर पांचवा क्या होता है निष्कासन। तो देखिए सबसे पहले होता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा अपना भोजन जो है उत्पाद यानी कि पदार्थ की सहायता से करता है। पदार्थ की इंग्लिश में बोला जाता है सूडोपोडिया बोला जाता है। ये जो दिख रहा है ना उंगली नुमा अस्थायी परिवर्धन, इसी को बोला जाता है उत्पाद या पदार्थ या सूडोपोडिया बोला जाता है। ये जो है ये इसका परमानेंट नहीं होता, अस्थायी होता है, मतलब ये अभी ऐसे किया हुआ है तो फिर क्या करेगा, इसको फिर अब चेंज भी कर सकता है। ये देखिए जैसे अगर जो इसको भोजन को दिखेगा ना तो अपना सूडोपोडिया यानी कि इसको पैर भी बोला जाता है, इसको जो है अमीबा का पैर भी बोला जाता है। इसी की सहायता से ये चलता भी है, फुटपाथ की सहायता चलता भी है और भोजन को इसी की सहायता से पकड़ता भी यानी कि घेरता भी इसको है। और अमीबा में जो अमीबा का जो केंद्रक है उसको केंद्रक को इसको दिमाग कहा जाता है। अमीबा का दिमाग किसको कहा जाता है, केंद्रक को। अमीबा का दिमाग केंद्रक कहा जाता है। तो अमीबा का जो केंद्रक जो ये जो है इसको बोला जाता है दिमाग, यानी केंद्रक को दिमाग बोला जाता है। ये जो है देखिए भोजन को जो है 4 स्टेप में कंप्लीट करता है। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई भोजन का कण है, तो पहले इसको देखा ये अमीबा, अगला स्टेप में क्या करेगा, यहाँ अपना सूडोपोडिया यानी कि अस्थायी परिवर्धन जो है ये डेवलप करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इसको घेर लेगा यानी कि कूटपाद की सहायता से यानी सूडोपोडिया की सहायता से इसको घेर लेगा। अगला स्टेप में क्या करेगा, इसके अंदर खाद्य रिक्तिका बनेगा। खाद्य रिक्तिका के अंदर फिर क्या करेगा, इस भोजन को अंदर ले लेगा। उसके बाद फिर क्या करता है, ये कुछ एंजाइम उस पर छिड़कता है जिससे क्या होता है भोजन का विघटन होता है यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है। उसके बाद फिर क्या कर लेता है, ये अवशोषण कर लेता है। अब इस अवशोषण करने के बाद जो है वो अपने भोजन का जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तन कर लेता है और जो बचा हुआ जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको क्या करता है, ये निष्कासन कर देता है यानी कि बाहर कर देता है। इसका जो टोटल जो होता है पोषण का वो 4 स्टेप इसका कंप्लीट होता है। पहला हो जाएगा ग्रहण, दूसरा हो जाएगा पाचन, तीसरा हो जाएगा अवशोषण, चौथा हो जाएगा अभिसरण यानी कि ऊर्जा में परिवर्तित किया हुआ है, ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और पांचवा हो जाएगा निष्कासन। तो यही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीबा एक कोशिकीय जो है अमीबा अपना भोजन उत्पाद की सहायता से करता है। यह एक होलोजोइक प्राणी है, देखिए होलोजोइक प्राणी उसको बोलते हैं जो भोजन को अपने पेट के अंदर लेते हैं उसके बाद जो है पाचन करते हैं, जो होता है होलोजोइक प्राणी। हम लोग भी क्या है, मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि सब क्या है, सब होलोजोइक प्राणी है। हम लोग सब क्या करते हैं, भोजन को मुंह में लेते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाइजेशन करते हैं। तो अमीबा भी कुछ ऐसा ही, अमीबा में भी जो कुछ पोषण जो है इसी टाइप में होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा अपना भोजन उंगली जैसे अस्थायी परिवर्धन की मदद से भोजन को ग्रहण करता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव में विस्तारित हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, अमीबा नदी तालाबों झीलों में पाया जाता है, खारे पानी के जल में ये नहीं पाया जाता, यानी कि समुद्र वगैरह में नहीं पाया जाता, जहां पे खारा पानी होगा वहां पे नहीं पाया जाता। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पैरामीशियन में
पोषण कैसे होता है। पैरामीशियन भी जो है एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ये भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ये भी जो है होलोजोइक प्राणी है, यानी कि भोजन को अपने अंदर लेता है, इसके बाद क्या करता है, पाचन, इसके बाद अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन वगैरह जो भी करना है वो करता है। ये जो है जनरली ये भी जो है थोड़ा नमी जहाँ पे स्थान, जहाँ पे नमी स्थान रहता है, यानी कि पानी वानी का जहाँ पे पानी का स्थान है, वहाँ पे जहाँ पे हमेशा नमी रहता है वहीं पे ये भी पाया जाता है। ये भी जो है जनरली जो है नदी तालाबों, झीलों इत्यादि झरनों में पाया जाता है। देखिए इसका आकार जो होता है एक निश्चित होता है। अमीबा का आकार जो होता है एक निश्चित नहीं था, इसका आकार जो एक निश्चित है। और ये देखने में जो है एक स्लीपर चप्पल जैसा होता है, ये स्लीपर चप्पल के जैसा दिखता है। और अमीबा का जो है कोई निश्चित आकार या शेप नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आकार भी है। और इसके पास जो है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी सहायता से ये भोजन को पास लाता है और जिसकी सहायता से ये चलता है। तो देखिए लिखा पैरामीशियन के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार एक निश्चित होता है, इसका आकार जो होता है एक निश्चित होता है। अमीबा का आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार एक निश्चित होता है। इसका आकार देखने में स्लीपर चप्पल के जैसा दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। यह प्राणी संपोषी यानी कि होलोजोइक प्राणी है, यानी कि जीव है, यानी कि भोजन को सबसे पहले अंदर लेता है, इसके बाद क्या करता है, डाइजेशन करता है और अपना भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। जैसे देखिए अमीबा में जो था भोजन, उसका कुटपाद यानी कि सिलिया कहीं भी उसका सूडोपोडिया जो था, अमीबा में सूडोपोडिया जो था कहीं भी निकल जाता था, यानी कि किसी भी स्थान से वो भोजन को ग्रहण कर लेता था। लेकिन पैरामीशियन जो है एक विशिष्ट स्थान से ही जो है भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि इसका अगर जो मुख्य द्वार देखिए यहाँ है, भोजन को क्या करता है, इस सिलिया के माध्यम से नजदीक लाता है, इसके बाद क्या करता है, इसको फिर इसके बाद जो है अपने अंदर लेता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये अपना भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है। पैरामीशियन के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हेयर लाइक संरचना होती है, जो भोजन को पास लाने में तथा चलने में मदद करता है। ये देखिए जो बाल जैसा संरचना है ना, ये जो बाल जैसा संरचना है इसके बाहर ये क्या करता है, पैरामीशियन को चलने में मदद करता है तथा भोजन को पास लाने में मदद करता है। तो ये था हम लोग का पैरामीशियन और अमीबा में पोषण। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मानव में डाइजेशन यानी कि मानव में पोषण यानी कि पाचन कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि मानव पूरा डाइजेशन सिस्टम का देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इससे हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि मानव में डाइजेशन यानी पाचन कैसे होता है। देखिए मानव पाचन तंत्र का पूरा जो है डायग्राम बनाया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है ये लार ग्रंथि बनाया हुआ है, जिससे लार निकलता है। लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन किसका पाचन करता है, टाइलिन जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है माल्टोज में। स्टार्च क्या है, स्टार्च देखिए स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कि पौधे अपना भोजन जो है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे पौधे द्वारा जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, पौधे का बचा हुआ भोजन ही तो है। तो एक तरीके क्या है, ये सब स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। तो जो है लार जो है कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करता है किसमें, माल्टोज में। लार जो है लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है माल्टोज में। तो सबसे पहले भोजन जो है मुंह में गया, ठीक है, मुंह में मौजूद लार ग्रंथि है, लार से टाइलिन एंजाइम निकला जो किसका पाचन कर दिया, स्टार्च का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया माल्टोज में कर दिया। उसके बाद जो है भोजन जो है ओसोफेगस होते हुए नीचे जाता है। उसके बाद जो है ओसोफेगस में जो होता है भोजन का जो होता है क्रमाकुंचन गति होता है, क्रमाकुंचन यानी कि ऐसा नहीं कि हम खाना खाएं कुछ में मुंह में अचानक से पेट में ठप से गिर गया, वैसे नहीं होता है। यानी कि धीरे धीरे पेट में जो है क्रमाकुंचन गति होते हुए धीरे धीरे जाता है पेट में। उसके बाद देखिए पेट में भोजन गया, उसके बाद जो है पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्या करता है भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। साथ ही साथ जो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु जो गए हैं उनको क्या करता है, वो नष्ट करता है। अब वहां देखिए यहाँ भोजन का जो होता है 3 से 4 घंटे तक जो होता है भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन क्या होता है, पचने योग्य हो जाता है।
अब देखिए जब भोजन अम्लीय बन जाता है उसके बाद क्या निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सिन पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन में, यानी कि पेप्टोन एक ऐसा है प्रोटीन का पचा हुआ, आंशिक पचा हुआ एक पदार्थ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टोन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पेप्सिन का जो है पाचन करता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टोन में, और पेप्टोन जो है आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए ये लीवर है, ये लीवर है, और ये गोल ब्लाडर है यानी कि जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। ये लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि इसका वेट जो होता है 1.5 kg के अप्रोक्स होता है। उसके बाद ये पित्ताशय है, ये जो नाशपाती के टाइप से जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पित्ताशय है। पित्ताशय में क्या होता है, पित्त रस स्रावित होता है, जिसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, यानी कि ये जो है वसा को पचाने का काम करता है, यानी कि ग्लिसरॉल को पचाने का काम करता है, यानी कि वसा को जो है पचाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे पित्ताशय के बगल में क्या आता है, अग्नाशय, या अग्नाशय के बगल में क्या आता है, पित्ताशय, जिससे क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शर्करा पर नियंत्रण करता है, यानी कि कोई मीठा उठा खाया होगा तो उसको ब्रेक करके उसको ब्रेक डाउन करता है। तो यानी कि इंसुलिन से अग्नाशय से क्या, अग्नाशय को देखिए हम लोग बोलते हैं पक्वाशय बोलते हैं, अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पक्वाशय। तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। देखते हैं डायबिटीज किसी को होता है यही वाला चीज क्या होता है, खराब हो जाता है, यानी कि ये जो इंसुलिन जो बनाना रहता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिससे क्या होता है किसी व्यक्ति का शुगर लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, बहुत तकलीफ होता है। देखो शुगर लेवल बढ़ने से क्या होता है, शरीर में बहुत सारे तरह तरह की बीमारियां आने लगती है, तो ये इसी के कारण से होता है, ये अग्नाशय का खराब हो जाने की वजह से, यानी कि ये जो इंसुलिन हार्मोन जो है नहीं बनाता है, इसके कारण से ही ये होता है। उसके बाद जो होता है भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, उसके बाद जो है भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद जो होता है भोजन जो है, भोजन का पाचन भी होता है, यानी कि अवशोषण भी होता है, जो भी देखिए न्यूट्रिशियन जो है, देखिए यानी कि पाचन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, अवशोषण, और उसके पीछे छोटी आंत के पीछे पीछे क्या रहता है, उसके साइड में भेन रहता है, यानी कि नर्स जो क्या करता है उसको न्यूट्रिशन को सेल हर सेल तक क्या करता है उसको पहुंचाता है। अब इसके बाद जो है भोजन जो है छोटी आंत होते हुए कहाँ आएगा, बड़ी आंत में आएगा। ठीक है, अब बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में जो है सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, यानी कि जितना भी देखिए पानी वानी होगा ना वो सब क्या करता है, बड़ी आंत क्या करता है, सोख लेता है, ताकि क्या होता है इससे जो होता है लेटरिन जो होता है, मतलब एक तरीका का मतलब बंधा हुआ होता है, यानी कि टाइट होता है। अगर जो मान ले पानी अगर जो ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, लूज मोशन किसी को होगा, इसका काम क्या है कि पानी को सोख लेना। देखते हैं किसी को अगर जो पेट वेट खराब होता है, यानी कि लूज मोशन होता है, उसका क्या होता है, यानी कि बड़ी आंत जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि बड़ी आंत जो पानी सोख रहा है वही नहीं सोखता है, इससे क्या होता है, लूज मोशन होता है। और देखिए बड़ी आंत के यहाँ देखिए यहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, छोटी आंत तो बड़ी आंत, इसके नीचे एक होता है छोटी सी होता है, एक मिर्च के टाइप से एक अच्छी होता है संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है जनरली ये सेलुलोज का पाचन करने के लिए होता है, सेलुलोज का पाचन, यानी कि देखिए सेलुलोज जो होता है जैसे कच्चे, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, वैसे चीज उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, तो उसी को पाचन करने के लिए होता है ये अपेंडिक्स। देखते हैं अपेंडिक्स ये कभी कभी क्या होता है, पक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दर्द भी करता है। अपेंडिक्स जो होता है दाहिने तरफ होता है, ये छोटा सा एक संरचना होता है, ये मिर्च के जैसा होता है, ये अगर जो पक जाए तो ये बहुत खतरनाक होता है, पक गया अगर जो फट गया खत्म, अगर जो पक के ये फट गया, ठीक है, तो पूरा जो होता है शरीर में पूरा पॉइजन फैल जाता है। तो इसका एक ही उपाय है, इसका सर्जरी कर दिया जाता है तो ये ठीक हो जाता है। इसका काम क्या है, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करना। अब जो है भोजन क्या हो, बड़ी आंत होते हुए कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, सिर्फ पानी का क्या होता है यहाँ पे, अवशोषण होता है। अब भोजन जो है धीरे धीरे जो कहाँ जाता है, ये रेक्टम में जाता है, यानी कि यहाँ पे मलाशय में जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मलाशय, यानी कि रेक्टम बोला जाता है। यहाँ रेक्टम में जो है मलाशय में जो है मल पूरा इकट्ठा, यानी कि एक जगह जमा होता है, और जब जमा होगा तो उसको क्या करता है, फिर ये गुदा द्वार यानी एनस के द्वारा जो इसको बाहर कर दिया जाए, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ हो गया एक तरीका का ये, यानी कि जो भी हम लोग का जो वेस्ट पदार्थ है वो हम लोग क्या निकाल देते हैं, गुदा द्वार यानी कि एनस से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। आइए हम लोग जब इसी को हम लोग
समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है, देखिए दांत जो है, दांत यानी कि टीथ जो है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करता है। उसके बाद आता है लार ग्रंथि। देखिए उसके बाद जो है ये लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से क्या होता है, टाइलिन एंजाइम निकलता है जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करता है। लार ग्रंथि यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड इसको बोला जाता है, लार ग्रंथि को इंग्लिश में बोला जाता है स्लाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। अब लार ग्रंथि से लार निकलती है जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो निम्न तरह पाचन करता है। देखिए टाइलिन जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो स्टार्च क्या है, यानी कि पौधे द्वारा, पौधे अपना बचा हुआ भोजन जो है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और कोई भी जीव जंतु जो है यानी कि मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी जो है अपना बचा हुआ भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। वही स्टार्च जो है यानी कि पेड़ पौधे द्वारा मतलब पेड़ पौधे के यानी कि पेड़ पौधे अपना बचा हुआ भोजन जो स्टोर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। जैसे क्या हो गया, जैसे में हो गया मक्का हो गया, गेहूं हो गया इत्यादि, ये सब जो है ये सब स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। अब देखिए स्टार्च हो गया यानी कार्बोहाइड्रेट, और लार से कौन सा एंजाइम निकल गया, टाइलिन एंजाइम। अब देखिए स्टार्च और लार में कौन सा एंजाइम, टाइलिन, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बना देगा, माल्टोज बना देगा। ये क्या बना देगा, माल्टोज। अब देखिए अब ये जो भोजन जो है अब ग्रास नली होते हुए नीचे जाएगा। अब भोजन का जो है ग्रास नली में जो होता है क्रमाकुंचन गति होता है, क्रमाकुंचन यानी कि ऐसे नहीं भोजन खाए गट से नीचे गिर गया, वैसे नहीं होता है, धीरे धीरे ये संकुचन करते हुए धीरे 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 नीचे जाता है ये पेट में। अब देखिए यहाँ ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस बोलते हैं। अब भोजन का क्रमाकुंचन गति होती है ग्रास नली में होते हुए पेट में जाता है। अब भोजन कहाँ चला गया, पेट में चला गया। अब पेट देखिए, पेट को बोलते हैं इंग्लिश में अमाशय, पेट को अमाशय ही बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एब्डोमेन बोला जाता है। देखिए पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ के हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। यहाँ भोजन का 3 से 4 घंटे तक मंथन होता है। साथ ही साथ पेट की दीवारों में इलियम मौजूद रहता है जो निम्न तरह पाचन करता है। देखिए पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम जो है, देखिए पेप्सिन एंजाइम जो है बहुत डरपोक टाइप का एंजाइम है। ये तभी निकलेगा जब भोजन जो है पूरा एसिडिक मीडियम हो जाएगा, ये तभी काम करेगा, यानी कि तभी आता है जब भोजन जो है पूरा क्या आता है, अम्लीय बन जाता है, तभी ये निकलता है पेप्सिन। और पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन का। पेप्सिन किसको पचाता है, पेप्सिन जो है कहाँ से निकलता है, पेट से निकलता है। अभी हम लोग पेट में हैं, ठीक है, तो हम लोग पेप्सिन जो है पेट से निकलता है और किसको पचाता है, प्रोटीन को। और पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा और किसमें कन्वर्ट करता है, ये पेप्टोन। और पेप्टोन क्या है, ये आंशिक रूप से पचा हुआ, यानी कि प्रोटीन जब पचता है तो ये आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा पचा हुआ है, ज्यादा नहीं, मतलब आंशिक मतलब थोड़ा सा बच्चा। प्रोटीन जब आंशिक रूप से थोड़ा सा पचता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टोन। आगे देखिए और एक रेनिन का भी पाचन होता है, ठीक है, यानी कि रेनिन एंजाइम भी निकलता है पेट से जो किसका पाचन करता है, दूध का। यानी कि रेनिन एंजाइम जो पाचन करता है, किसका पाचन करता है, दूध का, जो किसमें कन्वर्ट करता है, केसिन में करता है। और आगे हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट। अब भोजन जो है पेट से छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाता है तो अग्नाशय से जो होता है, अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास से जो होता है, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शर्करा पर यानी कि मीठा पर नियंत्रण करता है। उसके बाद आता है अग्नाशय के बगल में क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है, पित्तरस। इसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय, जो भोजन को क्या करता है, यानी कि जब भोजन जब पेट में गया था तो कैसा हो गया था, अम्लीय। भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय, ठीक है। तो अब भोजन हो गया था अम्लीय, इसके बाद भोजन जब छोटी आंत में जाएगा तो उसके बाद जो है पित्ताशय से पित्त रस निकलेगा जो प्रकृति में कैसा होता है, क्षारीय। जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होता है तो क्या हो जाता है, उदासीन। उसी टाइप से तो अब जो है पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर, देखिए गोल ब्लाडर देखिए यहाँ है, गोल ब्लाडर यानी गोल ब्लाडर का काम क्या है, लीवर जितना भी बाइल जूस बनाता है वो सारा का सारा इकट्ठा कहाँ होता है,
ये नाशपाती की आकार के जैसा होता है। ये गोल ब्लाडर का जो साइज होता है ये नाशपाती के जैसा देखने में होता है। और ये लीवर देखिए जो एंजाइम बनाता है वो सारा का सारा जो है इकट्ठा कहाँ होता है, यानी कि गोल ब्लाडर यानी कि पित्ताशय में। अब जो भोजन जो है छोटी आंत में गया तो वहां से क्या होगा, पित्त रस निकलेगा जो भोजन को कैसा कर देगा, उदासीन बना देता है। तो पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर, अग्नाशय के बगल में पित्ताशय होता है, यानी कि देखिए ये हो गया अग्नाशय और ये हो गया पित्ताशय, यानी कि दोनों बगल में होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये होता है बगल में पित्ताशय, अग्नाशय के बगल में पित्ताशय होता है, बगल में पित्ताशय होता है जिससे पित्त रस स्रावित होता है। जिससे क्या होता है, पित्त रस स्रावित होता है। जो जो क्षारीय प्रकृति का, तो जो पित्त रस जो होता है, जो गोल ब्लाडर जो निकलता है उसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, जो होने के कारण भोजन को उदासीन बना देता है। भोजन क्या करेगा, उदासीन बना देता है। तथा पित्त रस वसा, यानी कि पित्त रस जो है यानी कि वसा यानी कि चिकनाई को क्या करता है, पाचन करता है। चिकनाई का क्या चीज करता है, पाचन करता है। पाचन निम्न तरीके से करता है, यानी कि लाइपेज, देखिए लाइपेज किसका, लाइपेज एक तरीका की एंजाइम है जो किसका पाचन करता है, यानी कि वसा का। और किसमें चेंज कर देगा, ये गिल्स रोल में। तो यानी कि सवाल पूछा जाता है कि वसा का पाचन कौन करता है, यानी कि लाइपेज। वसा का पाचन किस में हो जाएगा, गिल्स रोल में। इसके बाद होता है एमाइलेज का पाचन, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, पेप्ट्रॉन का। और किस में करेगा, यानी कि एमिनो अम्ल में। यानी कि अगर जो पूछे कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद का नाम, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद का नाम तो क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद का नाम क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। यानी कि लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। अब जो होता है भोजन जो है छोटी आंत में जाता है, कहाँ जाता है, भोजन छोटी आंत में तो ये था। अब जो है छोटी आंत की बारी आता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं कि छोटी आंत जो ये वाला जो है ना, पेट के बाद जो है भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। इसके बाद जो है छोटी आंत में होते हुए, हालांकि छोटी आंत बहुत बड़ी होती है लेकिन छोटा तो बनाया समझाने ख्याल से, ये ऐसे ऐसे घुरते घुरते कहाँ आता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से ऐसे ऐसे करते करते ये रेक्टम फिर मलाशय में आता है। तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत के दीवारों में क्या होता है मौजूद, इलियम मौजूद होता है। इलियम मौजूद बचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। देखिए यहाँ जो होता है छोटी आंत में जो होता है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि पाचन हो जाता है, यानी यहाँ पे जो है यानी कि अवशोषण भी हो जाता है। यानी कि अवशोषण यानी कि जो भी खाना में हम लोग जो भी हम लोग खाना पीना में जो खाते हैं, यानी कि जो भी उससे न्यूट्रिशन है उसका क्या कर लेता है, अवशोषण यानी कि ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, अवशोषण करता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। यानी कि यहाँ छोटी आंत जो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब यहाँ इसमें क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब जो है भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। अब कहाँ जाएगा भोजन, बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में जाता है। तो देखिए बड़ी आंत में सिर्फ जो होता है पानी का अवशोषण होता है, यानी कि जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो पूछता है कि यानी कि बड़ी आंत का काम क्या है, तो जल का अवशोषण करना। अगर जो मान लेते हैं बड़ी आंत में, देखिए जिसको लूज मोशन होने के समय में क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो क्या करता है, पानी को सोखता ही नहीं है, इससे क्या होता है, लूज मोशन होता है। तो यानी कि जो है यानी कि बड़ी आंत का जो बीमारी जो होता है, यानी कि लूज मोशन जो होता है, यानी कि बड़ी आंत जो है उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है। इससे क्या होता है, पानी को नहीं सोख पाता, जिससे क्या होता है, लूज मोशन होता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है इसका ये भी है, यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। उसके बाद जो है उसके बाद जो होता है ये, अब पानी का अवशोषण हो गया, अब मल कैसा हो गया, यानी कि हार्ड हो गया। तो ये सब कहाँ जाके इकट्ठा होगा, मलाशय में। यानी कि यहाँ पर जो मलाशय है, यहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होता है। मलाशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है। और जब मलाशय भर जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि एनएस यानी गुदा द्वार द्वारा क्या हो जाता है, इसका निष्कासन कर दिया जाता है। यानी कि ये जो उत्सर्जी पदार्थ यानी कि बेकार पदार्थ जो है एक गुदा द्वार द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो वही लिखा गया है, मलाशय को हम बोलते हैं रेक्टम, यानी कि इसको बोला जाता है इंग्लिश में रेक्टम बोला जाता है, यानी कि मलाशय को रेक्टम बोला जाता है। तो यहाँ जो है
यानी कि मलाशय रेक्टम, मलाशय में मल इकट्ठा होता है, बस इसका ही काम है। अब गुदा द्वार यानी कि एनस जिसको हम लोग बोलते हैं गुदा द्वार, जहां से मल का त्याग किया जाता है। तो गुदा द्वार द्वारा मल का निष्कासन होता है। गुदा द्वार द्वारा क्या होता है? मल का निष्कासन। देखिए यहाँ है गुदा द्वार, ठीक है। और अब यहाँ एक बचता है, एक अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स होता है, ये अपेंडिक्स एक मिर्च जैसी संरचना होती है, छोटी कानी उंगली होता है ना, उस टाइप की एक संरचना होती है। इसका काम क्या है? सेलुलोज का पाचन करना। अगर जो मान ले किसी कारणवश अगर जो इसमें कुछ बीमारी आ जाए तो ये क्या होता है? ये पक जाता है, जिस कारण क्या होता है? ये बहुत दर्द देता है। ये अपेंडिक्स रहता है किधर? ये राइट साइड में रहता है। हम लोग को ये सब मतलब किसी सभी में किधर रहता है? ये राइट साइड में रहता है। यहाँ पे जहाँ हम लोग बेल्ट लगाते हैं ना, वहीं पे रहता है, ये राइट साइड में रहता है। तो इसमें एक बीमारी होता है जो क्या होता है? ये पक जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत दर्द देता है। अगर जो मान लेते हैं इसका ऑपरेशन अगर जल्दी से सिजेरियन नहीं कराएगा, ये क्या होता है? फट जाता है। और फटने के बाद क्या होता है? व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसमें एक ये जो इसका काम क्या है? सेलुलोज का पाचन करना। जैसे हम लोग कच्चा पीचा जो भी खाते हैं, जैसे हो गया फल हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब्जी वेजिटेबल्स हो गया, और भी कुछ हम लोग कच्चा उच्चा खा गए ना, तो वो कच्चा जो खाएंगे ना, ये सेलुलोज उसमें पाया जाता है। जो भी कच्चा पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि फल वल का छिलका हो गया, जैसे नाशपाती हो गया, और भी जैसे मान लीजिए सेब हो गया, अमरूद हो गया, तो उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में थोड़ी बहुत मात्रा में जो होता है सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज का पाचन के लिए क्या होता है? ये अपेंडिक्स होता है, तो इसलिए होता है। अब ये तो हमारा जो ये पाचन जो है ये कंप्लीट होता है। अगला अब जो है हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। शाकाहार जीवों में छोटी आंत होती है। शाकाहार जीवों में जो होती है छोटी आंत जो होती है बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जो होती है शाकाहार जीवों को सेलुलोज का पाचन करना होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन है, जिसको पाचन करने के लिए क्या चाहिए? एक छोटी आंत क्या चाहिए? बड़ी होती है। यानी कि शाकाहार जीवों में छोटी आंत होती है, यानी कि बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहार जीवों को सेलुलोज का पाचन करना होता है। दूसरा में देखिए, मांसाहार जीवों में छोटी आंत होती है। मांसाहार जीवों में जो होता है छोटी आंत क्या होती है? छोटी होती है। मांसाहार जीवों में छोटी आंत कैसी होती है? छोटी होती है। तो मांसाहार जीवों में छोटी आंत कैसी होती है? छोटी। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में टैलिन एंजाइम पाया जाता है, जो किसका पाचन करता है? यानी कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है पेप्टोन में। लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। लार किसका पाचन करता है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का। अगला देखिए क्वेश्चन है, अमाशय पेट से कौन सा अम्ल निकलता है? तो अमाशय पेट से जो है HCl यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अगला क्वेश्चन, HCl का कार्य क्या है? HCl का कार्य है भोजन को अम्लीय बनाना तथा भोजन के साथ गैर हानिकारक जीवाणुओं को मारना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शर्करा पर नियंत्रण कौन करता है? शर्करा यानी कि मीठा यानी चीनी पर नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। वो कहाँ से निकलता है? तो पेनक्रियाज से निकलता है। पेनक्रियाज से निकलता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब भोजन का अवशोषण कहाँ, भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो ये भी जो होता है छोटी आंत के द्वारा ही होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। यानी बड़ी आंत में जो होता है सिर्फ जल का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद का नाम बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद का नाम क्या है? माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद का नाम क्या है? माल्टोज। वसा का अंतिम उत्पाद यानी कि तेल चिकनाई यानी कि इसका अंतिम उत्पाद का नाम क्या है? विसरॉल। क्या है? विसरॉल। अब प्रोटीन का अंतिम उत्पाद का नाम यह है, प्रोटीन के अंतिम उत्पाद का नाम क्या है? एमिनो अम्ल। ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो खत्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है। देखिए, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी में अंतर क्या है? इनमें जो है निम्न अंतर है। ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, जैसे हो गए पेड़ पौधे इत्यादि, ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे चीज पर निर्भर रहते हैं।
इनमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होता है। स्वयंपोषी में देखिए जो भी पेड़ पौधे होते हैं इनमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें जो होता है इनमें पाचन इनमें भोजन की पाचन के लिए आवश्यकता है, इनमें भोजन की पाचन की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है ये अपना भोजन CO2 जल सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। ये अपना भोजन जो है ये अपना भोजन बनाने के लिए CO2 H2O सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है, इनमें नहीं होती है। तो ये था हम लोग का स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में अंतर था। अब देखिए इस चैप्टर का जो हम लोग नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे श्वसन।